आज के टाइम पे ना आतंकवाद में और एस्ट्रोलॉजर में बस इतना फ़र्क रह गया है कि आतंकवादी एक बंदूक दिखा के डराता है और एस्ट्रोलॉजर्स ना ये राहु केतु शनि को बोलकर डराते हैं। एआई कभी भी ज्योतिष विद्या को क्रैक नहीं कर सकता। कि हम कैसे इनकम इंक्रीज कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से। केपी में बड़ा सरल है, कितना प्रचंड रूप में मंगल दोष हो, कितना प्रचंड रूप में कालसर्प दोष हो, अगर भाग्य में पैसा लिखा है तो वो आकर रहेगा। राहु नाम तो सुना ही होगा। तो राहु चक्कर कटवाता है, इतना तो समझ में आ गया। तो बेहतर है ना आप खुद ही चक्कर काटने लगो। कैसे? बड़े बुजुर्ग क्या गए, जब भी मंदिर जाते हैं परिक्रमाएं करो। आजकल ना मेजॉरिटी में लोग प्रोफेशंस में बहुत डिस्टर्ब हैं। लोगों को पता नहीं क्या करना है, करते हैं छोड़ देते हैं, बदलते रहते हैं, फाइनेंशियली चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत लोग डिस्टर्बेंस होता है। तो जितने लोगों को स्पेशली प्रोफेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस के कारण ये त्रिकोण है 159। अब इसका एक और अच्छा सोल्यूशन दो, 5वां घर स्पोर्ट्स का होता है। किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। जिन लोगों की नौकरी में समस्या आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, 5वां घर इज द मेन विलन। ऊपर जो ग्रह बैठे हैं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें आपसे मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, वो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या ले रहे हैं। भाई कर्म तो ऐसी चीज़ है जो हर युग में भगवान को उतर के आना पड़ा अपने कर्म भोगने के लिए, तो कर्म से कोई नहीं बचा। इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि किसी पे 7.5 आई, जब कोई प्रधानमंत्री पीएम जैसे लेवल पे पहुंचा है, वो शनि की 7.5 में। अब रिलेशनशिप हील करने के बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं। वो सारस मोर्तोजा, वन ऑफ द बेस्ट स्विच वर्ड्स। आप इसे यूज़ करो 55 टाइम्स इन अ डे। कॉन्वोलेक्सा से पैसा तो कमा ले, पर वो सारस मोर्तोजा से रिलेशन भी कमा लेते हैं। कि कोई फ़ायदा नहीं इतना पैसा कमाने का जो अपनी सेहत सेक्रीफाइस करके आई। सर्जरी का कारक जैसे मंगल है, बोन्स ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, उसका कारक सूर्य हो सकता है। अब जैसे वेरिकोवेंस या नसों से संबंधित या स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कोई समस्या है, वो मर्क्यूरी की है। संस्कार भाई, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप लोग बताएं। पहले तो लोग कहेंगे कि इतनी छोटी उम्र में इतना सारा ज्ञान आपने कहाँ से अर्जित किया, कैसे आपने सीखा। तो मैं बता दूं कि ऑडियंस को कि जो संस्कार भाई हैं वो पिछले 12 सालों से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अपने आप को कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प में या उनको सिखाने में काम करते हुए आ रहे हैं पिछले 12 सालों से। बाकी तो देखिए, ये तो मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपके बारे में, पर बाकी आपसे समझेंगे। पर मैं टॉपिक समझाना चाहूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही हमारे लिए न्यू है। क्यों? बिल्कुल, हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करी है, पॉडकास्ट करे हैं, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, हमने लाल किताब के ऊपर पॉडकास्ट करे हैं, वास्तु के ऊपर करे हैं, बट केपी एस्ट्रोलॉजी ये हमारे लिए भी नहीं है और शायद हमारी ऑडियंस के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है हमारे लिए। बेसिकली मैंने इसको समझा और पढ़ा तो मुझे लगा कि ये काफ़ी यूनिक है और इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, एकदम, जो आप सिखा भी रहे हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। पर हमारे, अगर हम द पिक्सल टॉक्स की बात करें तो वो फर्स्ट ऐसा एपिसोड है जो केपी एस्ट्रोलॉजी को हमने डेडिकेट किया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ऑडियंस का भी और उनका इंतज़ार ख़त्म कराते हैं और उनको बताते हैं कि जो हमारे संस्कार भाई हैं वो क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से इस लाइन पे आए और क्या जर्नी रही है। सबसे पहले तो कुणाल भाई और शुभम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ और मेरे जो विद्या है केपी एस्ट्रोलॉजी वो क्या है। तो चलिए मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बता देता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल। दरअसल मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजर है और काफ़ी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर हैं पुणे में, है ना। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी ना, वो एक्चुअली मेरी सिस्टर के द्वारा ही हुई थी। बट एक छोटा सा इंसिडेंट जो था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं जब 14-15 साल का था तो मैं अपनी स्टडीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो ड्यूरिंग दैट फेज मेरे पेरेंट्स को लगा कि एक एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर की बात तो सुनता ही नहीं था। वो होता ही है, भाई बहन के बीच में नोक-झोंक तो चलती रहती है। सभी के साथ है। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर से जाकर मिला। उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया एग्जैक्ट मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं स्टडीज़ में। अच्छा, मैं पढ़ नहीं पाता था, मैं पढ़ना तो चाहता था, बस कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड सर्कल। और उसमें भी एक स्पेसिफिक एक ऐसा फ्रेंड था
तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि इनका कोई मित्र है जिसका नाम टी से शुरू होता है, जो उन्हें पढ़ने नहीं दे रहा है। अच्छा। जी हाँ। सो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा था। तो आई वॉज शॉक्ड, मैंने ये इनको कैसे पता। अब एक छोटा बच्चा 14-15 साल का, क्यूरियोसिटी तो होती है। पता है मैं बचपन में ना, मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं था। मुझे बनना था मैजिशियन, मैं मैजिक्स दिखाता था। स्कूल में भी लोग मुझे छोटा जादूगर बोलते थे। अच्छा। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद सबसे बड़ा अगर कोई जादू हो सकता है ना, तो वो इस विद्या में छुपा है। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। दैट पॉइंट चेंज्ड माई लाइफ। मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से पढ़ा जा सकता है, आपने कैसे बताया? तो उन्होंने हंस के मुस्कुराकर बोला, पढ़ो समझो तो जानो। तो मैंने उनसे पूछ भी लिया कि कहाँ से पढ़ सकते हैं भाई। तो उन्होंने कुछ सीधा उत्तर तो नहीं दिया, पर मैं भागता हुआ अपने सिस्टर के पास गया और मुझे सीखना है। मेरी सिस्टर हमेशा से बोलती थी तेरी डेस्टिनी ये है, कौन सुने। तो अब वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और सबसे पहली जो बुक थी बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। नॉर्मली जर्नी लोगों की वहीं से शुरू होती है, तो मेरी भी जर्नी वहीं से शुरू हुई। उसके बाद मेरी सिस्टर ने बहुत मदद की, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी उन्होंने मेरी लर्निंग को इतना स्मूथ बना दिया, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया कि अगर हम गोलगप्पे खा रहे हैं तो बता भाई इसमें कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है। अब मैं सोचता था कौन सा इन्वॉल्व है। हम सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, बता क्यों चल रहा है। तो जैसे फिजिक्स होती है ना हमारे इर्द गिर्द, उन्होंने उस फिजिक्स को ना एस्ट्रोलॉजी में ही कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरी जर्नी रही है। अगर ऐसी सिस्टर हर किसी के पास हो तो आप जैसा तो ज़रूर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो मेरा क्वेश्चन था कि इतनी छोटी एज में आपके पास इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आई, तो वो कहीं ना कहीं इसका आंसर मुझे अभी यहाँ से मिला कि आपकी सिस्टर ने आपको ट्रेंड किया है पूरे तरीके से। अभी ऑफ कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे तो तब आपने बताया था कि आप वास्तु में भी हैं, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, काफ़ी सारे वेदा हैं जिसमें आप काम करते हैं। ऑलरेडी आप उसमें सारा काम कर ही रहे हैं। तो आज हम दोनों को भी आपने ये समझना है कि हम आपके 2 स्टूडेंट बैठे हैं, बिल्कुल, जो आपसे बेसिक से समझना चाहते हैं। और जो भी ऑडियंस अभी यहाँ पे हमें देख रही है, जो जहाँ तक भी ये पॉडकास्ट हमारा जा रहा है, सबको ये पता लग जाए कि मेरी लाइफ में केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है। मुझे तो इतना पता है, अगर वो मेरी हेल्प कर रही है तो अच्छी चीज़ है। हाँ, और जो आजकल हमने मुहिम चला रखी है कि हम कैसे इनकम इंक्रीज कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से, क्या वो हेल्प कर सकती है हमारी? बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, तो फिर तो अच्छी चीज़। बिल्कुल। हम पीछे पड़े हुए हैं कि 2025 में खुद भी पैसा कमाना है और सबको कमा के देना है इस नॉलेज से, कि सबको पता लग जाए भाई वास्तु के हिसाब से आप ऐसे पैसा कमा सकते हो, न्यूमरोलॉजी से आप ऐसे पैसा कमा सकते हो, लाल किताब से, केपी एस्ट्रोलॉजी से, तो हर तरफ से पैसा कैसा कमाना है वो हमें जानना है। चलिए, तो सबसे पहले तो ना केपी एस्ट्रोलॉजी समझने से पहले समझते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की फुल फॉर्म क्या है। लोगों को लगता है केपी एस्ट्रोलॉजी है मतलब वो क्या ही है और कैसे काम करती है। तो बेसिक से ही शुरू करते हैं, और मैं बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करूंगा जैसे आप लोग मेरे एकदम फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का शब्द आज शायद पहली बार सुना है। चलिए, तो जो कृष्ण मूर्ति पद्धति, इसकी फुल फॉर्म है दरअसल एक साउथ के पर्सन लेट कृष्ण मूर्ति जी, जिनका ये मानना था कि जब भी कोई जुड़वा बच्चे होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। दरअसल होता क्या है ना, हमारी जो कुंडली, लगन कुंडली बनती है, देखो एक सीधी सी बात है, जिस समय पर आप पैदा हुए उस समय पर, उस तिथि पर, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर अंतरिक्ष में मान लो एक स्क्रीनशॉट खिंच गया। कोई ग्रह आपसे बहुत दूर होगा पृथ्वी से, कोई बहुत नज़दीक होगा, लेकिन जो उसकी ऊर्जाएं हैं वो आपके शरीर में आपके जीवन भर उसी प्रकार काम करेंगी। ठीक है जी हाँ। तो क्या होता है कि जब हमारी कोई कुंडली बनती है तो 2 घंटे तक एक ही लगन या एक ही राशि, क्या होता है ना, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। क्रिकेट तो आप सबने शायद देखा हो, खेला हो। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, सॉकर है। अब क्या होता है ना, इसमें ना रिसोर्सेज लगते हैं। जैसे क्रिकेट की अब मैं बात करूं तो क्रिकेट में बैट चाहिए, बॉल चाहिए, स्टंप चाहिए, एम्पायर चाहिए, प्लेयर चाहिए। बिल्कुल, ये रिसोर्सेज हैं। ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी रिसोर्सेज हैं, राशि, घर यानी हाउसेस, ग्रह यानी प्लैनेट्स। ये 3 रिसोर्सेज हैं। जो इन्हें पढ़ना सीख गया वो एस्ट्रोलॉजर बन गया, जो उनको खेलना सीख गया वो क्रिकेटर बन गया। तो बहुत सरल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कृष्ण मूर्ति जी का, एक साउथ का पर्सन जिनका डाउट था कि 2 घंटे में अगर जितने भी बच्चे पैदा होंगे क्या सबकी डेस्टिनी, सबका भाग्य सेम होगा? उत्तर है ना, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं। आप लोग भी इसी से मैं मानता हूँ इत्तेफाक रखते होंगे। 2 घंटे के भीतर तो कोई भी बच्चा अगर पैदा होगा तो सबकी डेस्टिनी सेम नहीं होगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसे मेथड को डेवलप किया जिस मेथड के अंदर हमने जाना उप नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं स्पेशली,
और उनके ऊपर काम किया। अब ये कहाँ से आया? ये आया वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और मल्टीपल एस्ट्रोलॉजी को जो उनके बेस्ट पार्ट हैं उन्हें पिक किया, मर्ज नहीं किया। जो उनके बेस्ट पार्ट हैं उन्हें पिक करके एक नई डेफिनेशन बना दी। अच्छा, क्या होता है ना, मार्केट में जब कोई चीज़ नहीं आती है ना तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। जैसे कि बिस्लरी का जब पानी आया था, लोग बोले पैक्ड वाटर कौन खरीदेगा, हमारे यहाँ तो इंडिया में पानी भरपूर है, फ्री है, कौन खरीदेगा, एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज वही लोग हैं जो कहीं पर अगर जाते हैं ना तो वो 20 रुपए की बोतल खरीद कर पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो स्टार्टिंग में चीज़ों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो कृष्ण मूर्ति जी और उनके स्टूडेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो वहाँ पर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने हर किसी से ये बोलना शुरू कर दिया, वी आर नॉट द एस्ट्रोलॉजर्स, वी आर जस्ट कृष्ण मूर्तिज फॉलोअर। और इसी कारण इस पद्धति का नाम कृष्ण मूर्ति पद्धति पड़ा। केपी एस्ट्रोलॉजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आपने देखा होगा हर कोई एस्ट्रोलॉजी पे, जैसे अब मैंने बताया कि बृहद पराशर होरा शास्त्र जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, नाम तो वैदिक है लेकिन रचयिता तो ऋषि पराशर जी थे, पर इनके नाम पे नहीं गया, तो इसलिए कृष्ण मूर्ति जी के नाम पर इस पद्धति का निर्माण हुआ। तो अभी आपने कहीं ना कहीं हमें छोटा सा हिंट दिया कि केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, बट अगर इस चीज़ को हम डिटेल में समझना चाहें कि जिन लोगों को पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे वो काम करते हैं या कुछ भी उसके बारे में पता है, तो क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोगों के मन में ये रहता है कि डिफरेंट है, ये पहली बार नाम सुना है। शायद बहुत सारे ऑडियंस ऐसी भी होंगी, शायद आप लोगों ने भी पहली बार नाम सुना होगा। दरअसल होता क्या है ना, वैदिक काम करती है पर्टिकुलरली योगों पर, दोषों पर, इसी के साथ साथ कुछ कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। अब केपी जो काम करती है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। वैदिक में कभी आपने सुना होगा, आपने बड़ा प्रचलित है ये गुरु चांडाल दोष या काल सर्प दोष भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काल सर्प दोष है या नहीं इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, पर लोगों का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है इसके नाम पर, मैं सीधी बात बोलता हूँ, क्योंकि इसका कोई प्रमाण शास्त्रों में है ही नहीं। अच्छा, ओके। जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसको किसी और नाम से बुलाई जाती हैं, ठीक है, उसके विषय में हम बात नहीं करते। लेकिन केपी ना बहुत सरल है। केपी आपको ये नहीं बोलेगी मंगल दोष है। क्या होता है ना कि अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो जाता है तो बोलता है जातक की शादी में परेशानी आती है। पर केपी में बड़ा सरल है, कितना प्रचंड रूप में मंगल दोष हो, कितना प्रचंड रूप में काल सर्प दोष हो, अगर भाग्य में पैसा लिखा है तो वो आकर रहेगा। अच्छा, जी हाँ, अगर भाग्य में अच्छी मैरिज लाइफ लिखी है तो वो मंगल दोष हो, कुछ भी हो, वो आपको मिलेगी। ये क्लैरिटी है। ज्योतिष विद्या वो नहीं जो किसी से किसी की उम्मीद छीन ले, ज्योतिष विद्या तो वो है जो किसी को जीने की नई उम्मीद दे, और केपी एस्ट्रोलॉजी वो उम्मीद है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि गुरु चांडाल दोष हो गया आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में तो राज ही हो गया। अब सामने वाला बोलता है भाई जेब फटी पड़ी है, पैसे हैं नहीं, कैसा राजयोग, किस प्रकार का राजयोग, 10 एस्ट्रोलॉजर पे जाता हूँ, 10 के 10 बोल देते हैं गज केसरी राजयोग है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग है ना। या फिर सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में काल सर्प दोष है, क्यों इतना पैसा कमा लिया, फिर क्यों उनकी लाइफ का बार ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं चला, क्यों उनकी संतान हो गई, है ना। तो समझने का विषय है ये सभी चीज़ें। केपी में ऐसा कुछ नहीं है। केपी सरल है, सिंपल है। अगर चीज़ भाग्य में वो चीज़ लिखी है तो मिलेगी, बाय हुक बाय क्रुक। भाग्य में ये टोना टोटका भी लिखा है ना तो मिलेगा। ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जाएं लिखी हैं, मिलेंगी। भाग्य में दुख लिखा है, मिल सकता है। तो अगर और डीप समझें हम इसको, जैसे आपने अभी तो देखिए बहुत ही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर ऊपर से चल रहे हैं, थोड़ा सा हम अगर और डीप जाएं केपी एस्ट्रोलॉजी के, और हम समझें कि जैसे आपने बताया कि जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी, चाहे पैसा मिलना है तो मिल के रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो वैदिक है उसमें तो हम लोग कुंडली, घर, जैसे आपने बताया, तो वैसे ही केपी भी इसी तरीके से वर्क करती है या उसका कुछ पैटर्न अलग है? देखिए, केपी का जो पैटर्न है ना वो अलग नहीं है। ओके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक पेड़ है, एक बहुत विशाल पेड़, और उस पेड़ की शाखाएं हैं भिन्न भिन्न प्रकार की ज्योतिष विद्याएं। जैसे केपी भी समझ लीजिए उस पेड़ की एक शाखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंट्रोडक्ट करती है। वैदिक में आपको ना वर्गा चार्ट्स रीड करने पड़ते हैं। एक लगन कुंडली के अलावा D9 है, D4 है, D7 है, संतान के लिए D7, ठीक है। उसके बाद आपको अगर शादी के लिए देखना है D9, इसके अलावा अगर आपको देखना है अपने कारोबार के लिए D10 चार्ट। तो भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गाज हैं। लेकिन कृष्ण मूर्ति जी ने क्या करा, इसे एक सिस्टमेटिक तौर पर तैयार कर दिया।
सिर्फ 2 ही चार्ट होते हैं जो देखे जाते हैं, एक होता है यहाँ पर लगन यानी राशि चार्ट और दूसरा होता है भाव चलित। अब ये भाव चलित चार्ट में कई बार ऐसा होता है राशियाँ रिपीट हो जाती हैं, ग्रह पीछे पोजीशन में चले जाते हैं। अब लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार ये कैसे संभव है ना? क्योंकि मैं भी हो रहा हूँ अभी। हाँ एकदम। मैं आपको बताता हूँ इसका बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट। मैंने बताया था वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मर्ज किया गया। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा। दरअसल क्या होता है ना, हमारी पृथ्वी गोल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन वो जो रोटेशन पे घूम रही है दैट इज नॉट राउंड, दैट इज ओवल शेप। अब एक राउंड को मैं आपको एक पेपर पे राउंड ड्रॉ करके स्क्वायर ड्रॉ करके दे दूं और बोलूं इसे 12 पार्ट में डिवाइड करो, आपके लिए बहुत सरल होगा इक्वली 12 पार्ट को डिवाइड करना। लेकिन एक रेक्टेंगुलर को कर सकते हो? नहीं। अंडाकार शेप को कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल। तो ये कारण है जहां पर कई बार किसी राशि में भाग ज़्यादा आता है और ज़्यादा आने की वजह से प्लैनेट को लगता है कि अभी तो हम इस राशि में एंटर ही नहीं करें, तो वो भाव चलित में पीछे चला जाता है। इसको समझाने का एक बड़ा सरल तरीका, आपकी जो पृथ्वी आज हमारी है, जब वो एक्लिप्स शेप में घूमती है यानी सूर्य के जब वो चक्कर काटती है, तो आप लोगों ने पढ़ा है ना 365 दिन होते हैं जी बिल्कुल। बट ये भी पढ़ा होगा एग्जैक्ट 365 नहीं होते, दैट इज 365.242374 डेज। तो ये जो पर्टिकुलर एरर है ना, ये एरर इसी वजह से है क्योंकि वो एक्लिप्स शेप में है। लीप ईयर आता है ना हमारा 4 साल में एक बार, दैट इज द रीजन। तो इसी वजह से भाव चलित को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है केपी कुंडली में या कृष्ण मूर्ति पद्धति में। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा और डिफरेंशिएट और थोड़ा और गहराइयों में ले जाती है। तो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक कर दिया। अब केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक में मैं सिंपली बोलूँ, वैदिक में क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो अक्सर मैं बताता हूँ। आपने एक टॉर्च ली और एक टॉर्च में जैसे ही लाइट चलाई, वो लाइट ट्रैवल करती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करती है। ये कुछ इस प्रकार है। वो चलती कैसे है, एक बल्ब होता है और पीछे होता है एक रिफ्लेक्टर। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से लाइट आगे ट्रैवल करती है। तो बल्ब को हम मान लेते हैं राशि, या चलो प्लैनेट मान लेते हैं, ठीक है, एक प्लैनेट है और जो पीछे रिफ्लेक्टर है वो एक राशि या फिर एक घर है। वैदिक में ये बोला जाता है कि जब कोई प्लैनेट जिस राशि या जिस घर में बैठता है वो उसके परिणाम देता है। सिंपल है। टॉर्च कोऑर्डिनेट कर रही है ना, वैसे ही कोऑर्डिनेट करते हैं प्लैनेट और राशि या हाउसेस। लेकिन सोचो उस टॉर्च के आगे मैं एक येलो कलर का या रेड कलर का या ब्लू कलर का एक ट्रांसपेरेंट पेपर लगा दूं। अब लाइट जैसे ही उस पर रिफ्लेक्ट करेगी वो अपनी रिफ्लेक्शन चेंज कर देगी, कलर विल बी चेंज। वो जो ट्रांसपेरेंट पेपर है वो है नक्षत्र। यानी आज प्लैनेट किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, डजंट मैटर। ये डिसाइड करता है वो किस नक्षत्र में बैठा है। और प्लैनेट कभी भी अपने परिणाम नहीं देता, वो जिसके नक्षत्र में बैठा है उस प्लैनेट के परिणाम देता है। मतलब ये कुछ ऐसा है, मैं चाहता हूँ भाई कि मुझे ना आज एक गाड़ी खरीदनी है, एक 4 व्हीलर खरीदनी है और बढ़िया सी 4 व्हीलर खरीदनी है। पर मेरे चाहने से क्या होता है, जब तक मेरे पिताजी मुझे अनुमति नहीं देंगे। तो मेरे पिताजी ने क्या चाहा वो मैटर करता है, ऐसे ही नक्षत्र ने क्या चाहा वो मैटर करता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर देने में बाध्य हो गई। अब चीज़ वही है बट उसको और ज़्यादा कस्टमाइज कर दिया। अब यहाँ पर ना नंबर्स पढ़ते हैं। ओके जी हाँ, यहाँ पर सच बताऊँ तो यहाँ पर जोडियक पे नहीं जाना, कुंडली नहीं देखनी, आप खाली प्लैनेट को और एक कस्पल सबलॉट टर्म होता है। वो इस क्या टर्म होता है? अच्छा अभी बताते हैं इसको भी। तो दरअसल प्लैनेट को और उस कस्पल सबलॉट टर्म को इनहेंस कर कर आपको वैदिक चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसमें नंबर्स कोऑर्डिनेशन होते हैं, उन्हें देखकर बता सकते हो जीवन में चल क्या रहा है किसी के। अच्छा, इतना इजी? यस, ABCD तो पढ़ी है ना सबने, बचपन में ABCD पढ़ाई गई थी जिसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन उन 26 अल्फ़ाबेट से अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अनलिमिटेड। सोचो जब 26 इतना तगड़ा काम कर सकते हैं तो हमारे पास तो 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 4 तत्व हैं, 12 राशि और 12 घर हैं। तो इसीलिए आज तक कोई भी AI इतना डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी न्यूरॉन्स चल रहे हैं ना दिमाग में, सिर्फ वही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आज तक AI के पीछे लोग भागते हैं, भागने दो। AI कभी भी ज्योतिष विद्या को क्रैक नहीं कर सकता। उसके लिए भी एक नई लर्निंग है, जैसे हम लोगों के लिए होती है। जब भी कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर,
देखो बिजनेस करने वाले बहुत हैं आज के टाइम पे ना। आतंकवाद में और एस्ट्रोलॉजर में बस इतना फर्क रह गया है कि आतंकवादी एक बंदूक दिखा के डराता है और एस्ट्रोलॉजर्स ना ये राहु केतु शनि को बोलकर डराते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन ज्योतिष विद्या बहुत सरल है, वो आपको रास्ता दिखाने में काम करता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल कस्पल सबलॉट। बिल्कुल। देखो केपी ज्योतिष में और वैदिक में एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ भी है। वैदिक ये बोलती है जो प्लैनेट जिस घर में बैठ गया उसके परिणाम देगा, या जो प्लैनेट जिस घर का मालिक है उसके परिणाम देगा। सीधी सी बात है भाई, अगर आपका घर है और आप अगर उस घर के मालिक हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे डिज़ाइन करेंगे। अब आपके घर में कोई अच्छा आपका मित्र आके बैठेगा तो आप कंफर्टेबल हैं, और कोई दुश्मन आके बैठ गया तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वैदिक यही कहती है कि अगर किसी के घर में, किसी ग्रह के घर में कोई मित्र आके बैठा तो बढ़िया परिणाम, और शत्रु आके बैठा तो बेकार परिणाम। पर कस्पल सबलॉर्ड क्या है? CSL एक टर्म है। कस्पल और सबलॉर्ड ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कस्पल टर्म क्या होती है ना, ये टर्म होती है द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अ हाउस। केपी ज्योतिष ये बोलती है घर किसके नाम पर है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब घर मान लीजिए कुणाल जी आपके पिताजी के नाम पर है, बिल्कुल, पर एक मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक घर है जिसे आप रेंट पे भी नहीं उठा सकते, तो क्या घर आपको कमा के दे सकता है? अब मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पर है और पिताजी पिताजी ने बहुत मेहनत करी है, बट अब आपने सारा दामोदार अपने कंधे पर उठा लिया है, आपके पिताजी कुछ नहीं करते। तो जिसके नाम पर घर है, क्या ये चीज़ इतनी मायने रखती है कि उन्हें कमा के खिला सकती है? नहीं। घर का कर्ता कौन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो कस्पल का एक तरीके से मतलब समझ लीजिए कि उस घर को रूल कौन कर रहा है, उस घर का कर्ता कौन है, क्लोजेस्ट पॉइंट कौन है, उस घर के सबसे करीब कौन है जो उस घर को चला रहा है। इसीलिए घर का स्वामी कौन बना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस घर का कस्प कौन बना वो इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा टर्म आता है सबलॉर्ड। सुना है कभी सबलॉर्ड? नहीं। हिंदी में ना इसे उप नक्षत्र बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मैंने जैसा बताया था 2 घंटे के भीतर एक लगन होती है। 2 घंटे के भीतर जितने बच्चे पैदा होंगे सबकी डेस्टिनी सेम नहीं हो सकती। यहीं पर सारा क्रक्स है। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक राशि 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली यानी 120 मिनट्स तक रहती है। तो 2.25 नक्षत्र हैं, तो इसका मतलब यह है कि लगभग 55 मिनट तक एक नक्षत्र रहेगा। 55 110 मिनट और प्लस 10 मिनट का 2.25 मतलब जो सवा नक्षत्र है, हम ये मानते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट्स का एक नक्षत्र रहता है। तो 55 मिनट में जितने लोग पैदा होंगे उनकी डेस्टिनी सेम होगी? नो। देन आता है उप नक्षत्र, जो नक्षत्रों को भी भिन्न प्रकार से डिवाइड कर दिया। अब एक छोटे से छोटा सबलॉर्ड 2 मिनट और बड़े से बड़ा 7 से 8 मिनट में बदल जाता है। ट्विन बर्थ में भी इतना टाइम लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो 12:01 पे कोई सबलॉर्ड बदलना था और पहली संतान हुई 12 बजे और अप्रॉक्सीमेटली 40 सेकंड पे, और दूसरी संतान हुई 12:01 और 30 सेकंड पे। अब इस बीच तो सबलॉर्ड बदल गया ना, तो डेस्टिनी चेंज हो गई। दैट इज द क्रक्स। तो सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड यानी उस घर का सबसे नजदीक वाला बिंदु, वो ग्रह, दैट इज कस्पल सबलॉर्ड। ओके, तो मतलब कि अगर मैं जितना समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से तो काफ़ी बड़ा वेद है। उसको समझने में भी मुझे ऐसा लगेगा कि इतने छोटे से एपिसोड पे तो हम नहीं समझ पाएंगे ठीक से, तो कोशिश पूरी रहेगी। हाँ, पर आपने जितना एक्सप्लेन किया उससे मुझे इतना समझ ज़रूर आ गया कि बहुत क्विकली हम लोग इसमें से अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। एकदम, ये मेरे को समझ आया। तो टेक्निकल पार्ट तो हम चाहे इस एपिसोड में ना समझ पाए, पर हम इतना सर जरूर जानना चाहेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ के किस किस सेक्टर्स में आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल ना मेजॉरिटी में लोग प्रोफेशंस में बहुत डिस्टर्ब हैं। लोगों को पता नहीं क्या करना है, करते हैं, छोड़ देते हैं, बदलते रहते हैं, फाइनेंशियली चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत लोग डिस्टर्बेंस होता है। केपी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। अब आप ही बताइए, अगर आप लोग एक रियल एस्टेट के बिजनेस में पिछले 15 साल से, और भगवान ना करे वो बिजनेस नहीं चल रहा पिछले 10-12 साल से, पर 3 साल बहुत अच्छा चला था, दैट मीन्स 15 साल में आपने कुछ कमाया है नहीं, पर नॉलेज तो ज़रूर कमाई है। अब किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अब मैं वैदिक को नहीं बोलूँगा यहाँ पर, किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ ना, तो वो क्या बोलता है, अरे आपकी दशा बदल गई है, अब ये काम आपको सूट नहीं करेगा, आप रियल एस्टेट बंद करो और दुकान खोल लो। कितना मुश्किल है। और क्या आपको लगता है सही सलाह हो सकती है? नहीं। जिसने अपने जीवन के 15 साल किसी चीज़ को 20 साल 25 साल दे दिए, उसके लिए किसी चीज़ का परिवर्तन मुझे तो नहीं लगता कि एक अच्छे ज्योतिष की पहचान है। केपी क्या करती है?
अब मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है रियल एस्टेट का, जैसा मैंने एग्जांपल लिया, और उसका काम नहीं चल रहा, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। अप्रैल 2024 की बात है, छत्तीसगढ़ के एक बिल्डर हैं जिन्होंने पिछले 4 साल से चैलेंजेस ये फेस करे कि वो जो भी बिल्डिंग बना रहे थे उसमें सेल आउट हो ही नहीं रही थी। और उससे पहले भी उनकी बिल्डिंग्स में ना 1, 2, 3, 4 फ्लैट रह ही जाते थे जो सेल आउट आज तक नहीं हुए। पिछले 20 सालों से वो इस चीज़ को करते आ रहे हैं और वहाँ पर वो उनको डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, और 2-3 बार तो वो बता चुके हैं, ऐसी हालत भी हुई कि मैं बैंकरप्सी की तरफ चला गया। अच्छा। जी हाँ, पर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, पर छोड़ने का मन नहीं करता। मेरे फैमिली भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, बट कभी मेरा इच्छा नहीं हुई। मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ कर जाऊँगा। देर है पर अंधेर नहीं, वही वाली बात है। जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने बोला, मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आप ये छोड़ दो, ये मत करो, आप ना क्या बोलते हैं, अपना ना कोई दूसरे फील्ड में चले जाओ। तो मैंने पूछा अभी किस प्रकार की फील्ड? तो बोलते गाड़ियाँ बेचो। अब मैं माथा पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा गाड़ियाँ और रियल एस्टेट, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। हाँ ठीक है, बंदे को, पर्सन को बिजनेस सेंस आ गया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो गाड़ियाँ बेचने लगेगा। अब वहाँ पर मैंने प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट देखा। मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पर नंबर्स कोऑर्डिनेशन होते हैं। अब उनकी कुंडली में जो नंबर कोऑर्डिनेट हो रहे थे ना, दैट इज 8, 9, 4 एंड 10। ओके। 4 नंबर की प्रेजेंस से मुझे इतना तो पता चल गया था ये रियल एस्टेट के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। 8 नंबर डिफिकल्टीज का होता है। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स। ओके। लेकिन 8वां घर ना रहस्य में चीज़ों का होता है, जितनी भी सीक्रेटिव चीज़ होती हैं। 9th हाउस पूजा पाठ का होता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का होता है। तो जैसे ही वो मेरे पास आए तो मैंने बोला आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ जी, मेरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ के, कोई उन्होंने जगह बताई थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, तो अभी शुरू ही हुआ था, बट वही कहानी है। 5 उसमें फ्लैट्स हैं। तो मैंने उनसे इतना बोला, क्योंकि मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखा था 8th हाउस का, 9th हाउस का, और प्लैनेट भी थे मर्क्यूरी एंड केतु। अब जो बुध और केतु है ना, उसको हम जनरली गणेश भगवान से जोड़ते हैं। अच्छा। 8th हाउस सीक्रेसी का है, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है। तो मैंने उनसे इतना बोला कि आप एक काम कीजिए, जो फ्लैट्स आप बनवा रहे हैं ना, सबसे पहले तो उस फ्लैट में एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाएं। अच्छा। बोले सर उससे क्या होगा? मैंने कहा करवाइए। कि हमने करवाई हुई है पहले भी। मैंने कहा किसकी? बोले कि हमने शिव भगवान की प्रतिमा, शिवलिंग वगैरह स्थापना करवा के मंदिर बनवाया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक बार वो करके देखें। खैर मैं कौन होता हूँ, ज्ञान तो देने वाले कृष्ण मूर्ति जी और बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं तो उनकी पढ़ी लिखी बातों को ही आगे कन्वे करता हूँ। ठीक है। तो जब मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा ठीक है जी कर लेते हैं। अब जब उन्होंने किया, बिलीव नहीं करेंगे, अप्रैल का केस था ये, जून में मेरे पास आते हैं। ही वॉज सो मच एक्साइटेड, सर मेरी 5 की 5 बिल्डिंग पोजीशन देना है मुझे सितंबर में। मेरी 5 के 5 फ्लोर बिक गए। ओके। दिस इज मिरेकल। क्या मैं इसी प्रकार से करके अपने सारे फ्लोर्स निकाल सकता हूँ? आई सेड यस, बिल्कुल कर सकते हो। और इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस के लो। क्या हुआ यहाँ पर? उनके प्रोफेशन से भटकाया नहीं। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन नंबर को यूटिलाइज करवाया। ऊपर जो ग्रह बैठे हैं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें आपसे मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, है ना। वो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो अच्छी देंगे और बुरी देंगे, दोनों एक साथ देंगे। हर घर में एक नकारात्मक प्लैनेट की ऊर्जा है और पॉजिटिव भी है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या ले रहे हैं। मैं एक बात जानता हूँ जी, ज्योतिष विद्या तो आपको रास्ता देती है, लेकिन जो आपका कर्म है ना भाई, कर्म तो ऐसी चीज़ है जो हर युग में भगवान को उतर के आना पड़ा अपने कर्म भोगने के लिए, तो कर्म से कोई नहीं बचा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कर्म अच्छे कर लेना, फिर ये सब चीज़ों से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है ज्योतिष विद्या से। और केपी एस्ट्रोलॉजी आपको कैसा हो ये बता दे कि कर्म क्या करने हैं। अच्छा जी हाँ, वो बता सकती है कि जी हाँ, अभी मैंने बताया तो, उस व्यक्ति को कुछ नहीं, बस इतना कर्म करना था कि अपनी जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी रियल एस्टेट में कर रहे हैं, सिर्फ एक गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके देनी थी। ये कर्म था। हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने गणेश जी की मूर्ति उखाड़ दी हो या फिर अपमानित किया हो, अब भुगतो। ओके, ये कर्म है। ओके। तो अगर जैसे आपने बताया, जो आपने एक स्टोरी बताई बिल्डर की, उस हिसाब से मुझे ये तो समझ आ गया कि केपी एस्ट्रोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है हमारी इनकम पे या फिर किसी भी चीज़ पे जिसमें हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, उसमें वो हमें बेस्ट करवा सकती है।